इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी और डिफरेंट टाइप्स या टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन वेक्टर्स हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। फिर हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये डिस्कस कर लिए थे। आज के इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक कवर्ड इन दिस लेक्चर आर पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। वो डिस्कस करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ क्या है और उसको वेक्टर पे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। स्पेशल केसेज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे जो आपको क्वेश्चंस को बहुत जल्दी या आसान तरीके से करने में मदद करेगा। और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसको करने का जो शॉर्टकट तरीका हो सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है। कह रहा है ये पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन हम लोग जनरली अप्लाई करते हैं जहां दो से अधिक वेक्टर को जोड़ना होता है। दो से अधिक वेक्टर अगर जोड़ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इफ टू और मोर वेक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर इन सेम ऑर्डर। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर सेमी ऑर्डर में ज्वाइन किया गया है, ठीक है। सेम ऑर्डर में ज्वाइन करने का मतलब होता है कि एक वेक्टर का जो एंड पॉइंट है, जो टिप है, वहां से दूसरे वेक्टर का टेल लेते हैं या वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। ऐसे करते हुए हम लोग एक के बाद एक हर वेक्टर को जोड़ते चले जाएं तो ये सेम ऑर्डर में जोड़ना कहलाता है। और सच दैट दे कंस्टिट्यूट द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। और इस तरह से सब कुछ जब जोड़ते जाएंगे तो ये पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। पॉलीगन हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को मिला करके बनाया गया जो क्लोज शेप होता है उसी को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। तो यहाँ जो वेक्टर्स है वो स्ट्रेट लाइंस है, सभी को अगर हम लोग जोड़ करके अगर क्लोज शेप बनाते हैं तो पॉलीगन बनता है। पर कई बार क्या होता है कि सारे वेक्टर्स को जोड़ने पे वो क्लोज शेप नहीं बना, तो उसको पॉलीगन को कंप्लीट करने के लिए द लास्ट साइड नीडेड टू कंप्लीट द पॉलीगन विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द वेक्टर्स इफ टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। सभी वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में जोड़ने के बाद पॉलीगन जब कंप्लीट नहीं होता तो लास्ट एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच के पॉलीगन कंप्लीट करते हैं। जो लास्ट लाइन लेना है वो अपोजिट ऑर्डर में लेना है ताकि पॉलीगन कंप्लीट हो। तो लास्ट साइड जो होगा वही सभी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा। क्या होगा अगर पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा, सभी वेक्टर को अगर जोड़ने से पॉलीगन कंप्लीट हो जाता है तो वैसे केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह मिल गए अगर, तो नेट सम हम लोग कहते हैं 0 हो जाएगा। जहां कोई भी एक्स्ट्रा साइड की जरूरत ना हो वहां नेट सम 0 है। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे ए बी सी डी ये 4 वेक्टर्स हैं, चारों को हम लोग को चारों का सम दिखाना है। तो एक तरीका तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से कि ए और बी को पहले जोड़े और दोनों का जो रिजल्टेंट है उसको सी के साथ जोड़ दे और फिर ए बी सी का जो रिजल्टेंट आएगा उसको डी के साथ जोड़ दे तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा। या फिर सबको एक साथ जोड़ते चले और पॉलीगन कंप्लीट करें। पॉलीगन का जो आखिरी साइड हम लोग खुद से ड्रॉ करेंगे वो चारों के सम के रिजल्टेंट को बताएगा। क्या करना होगा उसके लिए, पैरेलल शिफ्ट करके सबको एक एक करके बारी बारी लाते हैं और सबको जोड़ते हैं। पहले ए को ले आए यहाँ पैरेलली शिफ्ट करके बिना डायरेक्शन चेंज किए और मैग्नीट्यूड में चेंज लाए। फिर बी को इसके ऊपर लाएंगे, जहां ए समाप्त हो रहा वहां बी शुरू होगा। ये बी लिए सी को लाके यहाँ से यहाँ ड्रॉ करना है तो ये सी यहाँ मिल गया। डी को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लाना है, ये डी हो गया। तो ये चारों साइड मिल करके पॉलीगन कंप्लीट नहीं किए, एक साइड अभी रह गया। तो ये जो आखिरी साइड है उसको इसी जिस ऑर्डर में ये चल रहा है उसी ऑर्डर में नहीं लेना है। आखिरी साइड को हमेशा अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ फिनिश नहीं होगा, यहाँ से उल्टा ऐसे लेना है। ये जो आखिरी साइड होगा जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाता हो वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के रिजल्टेंट को दिखाएगा। इस तरह से पॉलीगन लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे काम ये भी कर सकते थे, a प्लस बी को पहले जोड़े, a प्लस बी यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा उसके साथ c जोड़ते, यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्टेंट मिलता है और फिर उसमें d जोड़ते तो ये मिल जाता। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्रायंगल लॉ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर सकते थे हम लोग, पहले a और b को ऐड करते,
ए और बी को ऐड करते तो ए प्लस बी मिलता, उसमें सी को ऐड करेंगे तो ये ए प्लस बी और सी का जो रिजल्टेंट है फिर हमको मिलता है यहाँ से ये ए प्लस बी के साथ सी जोड़ेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी मिला, उसमें फिर डी जोड़ देंगे, इस वेक्टर में डी जोड़ देंगे तो ये फाइनल वेक्टर मिल जाएगा। तो आप पहले दो जोड़े उसके साथ तीसरे को जोड़े और ये जो फाइनल रिजल्टेंट मिला 3 वेक्टर को जोड़ने पे उसके साथ डी जोड़े और ऐसे करके हम लोग को ये फाइनल रिजल्ट मिले, या फिर सबको मिला करके एक पॉलीगन कंप्लीट करें, पॉलीगन का जो आखिरी साइड होगा वो रिजल्टेंट को बताएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग कह सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ जनरली कैसे कब अप्लाई किया जाता है, जैसे कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसमें 2 वैल्यूज लिए गए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। अगर वहाँ ऑर्डर उलट दिया जाए और रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे ये जनरली हम लोग अलजेब्रा में देखते हैं कि 2 नंबर को जोड़ना है, 2 + 5 करिए तो रिजल्ट 7 होगा, या 5 + 2 करिए तो भी रिजल्ट 7 होगा। तो हम लोग कहते हैं कि जो अलजेब्राइक एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, पर सब्ट्रैक्शन नहीं करता है। 5 में से 2 माइनस करेंगे या 2 में से 5 माइनस करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं होगा। तो बेसिक अलजेब्रा में हम लोग देखते हैं कि जो एडिशन है और जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखना ये है कि जो वेक्टर सम है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं। तो कहते हैं वेक्टर एडिशन जो है वो भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी a + b b + a के बराबर होगा। इसको यहाँ की एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे वेक्टर a दिया है और वेक्टर b है। अब एक जहाँ खत्म हो रहा है b वहीं से शुरू हुआ, तो यह इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो a + b को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर कोई b में a को जोड़ता है तो क्या रिजल्ट मिलता है। पहले b को ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यही स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं b का, यहाँ से b ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद b जहाँ समाप्त हो रहा है वहां से a ड्रॉ कर लेते हैं। a को पहले लिए यहाँ पे ले आइए, a ड्रॉ कर लिए। अब a b + a यानी b का इनिशियल पॉइंट और a का फाइनल पॉइंट मिलाने वाली जो लाइन है वो यही है। तो b + a और a + b दोनों क्या हो रहा है, सेम लाइन दे रहा है, सेम वेक्टर दे रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a + b और b + a दोनों सेम रिजल्ट देता है, यानी दोनों बराबर होंगे। तो a + b का रिजल्ट b और a के ऑर्डर को चेंज करने से चेंज नहीं होता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अगर कहीं आप a में b को जोड़ना हो, तो a + b करने में दिक्कत हो रहा है तो b + a भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर ये जनरली 2 से ज़्यादा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 से ज़्यादा वैल्यूज पे करना हो तब एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे a b c तीनों जोड़ना है, a + b + c तीनों जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है, जब 2 बार सेम ऑपरेशन करना है तो पहले किसी 2 नंबर के साथ करेंगे या 2 वैल्यू के साथ, पहले a + b ऐड करेंगे फिर c करेंगे, या फिर b + c ऐड करेंगे उसके रिजल्ट को a के साथ ऐड करेंगे। इसमें कौन सा 2 पहले लिया गया, या कोई a और c को पहले ले, a + c ऐड करे फिर b बाद में ऐड करे। अगर किसी 2 को पहले लेने से जो फाइनल रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब हम लोग कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पहले a + b जोड़ रहे हैं फिर c जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या किए b + c जोड़ा गया पहले फिर उसमें a जोड़ रहे हैं। तो ये दोनों का रिजल्ट अगर बराबर आया तो हम लोग कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये क्योंकि टेस्टेड है ऑलरेडी, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि वेक्टर सम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए a + b + c पॉलीगन लॉ से देखेंगे तो a + b + c का रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ तक होगा। अब पहले अगर हम a + b करते हैं तो a और b को जोड़ने से a + b ये मिला रिजल्ट। अब इस a + b में c को ऐड करना हो तो इस वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट भी हो रहा है, तो ये a + b और ये प्लस उसमें c ऐड किए तो यही वेक्टर मिलेगा। अब अगर हम b और c को पहले ऐड करेंगे तो b + c कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक। अब इस b + c में a ऐड करना है,
या ए में बी प्लस सी ऐड करना, तो ए ड्रॉ किए और ए जहां खत्म हो रहा है वहां से बी प्लस सी को दिखाएंगे, ये दूसरा वाला वेक्टर बी प्लस सी है। अब इन दोनों को मिलाने से ट्राइंगल का दो साइड मिल गया है, तीसरा साइड यही है कि ब्लू वाली लाइन, तो ये थर्ड साइड जो है ये दोनों के सम को बताता है, यानी ए में बी प्लस सी को जोड़िए तब भी यही लाइन आना है, ए प्लस बी में सी को ऐड कीजिए तो भी यही लाइन आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी में सी ऐड कीजिए या बी प्लस सी को पहले ऐड कर लीजिए फिर ए ऐड कीजिए, दोनों ही केस पे रिजल्ट सेम मिलता है। अगर इन दोनों केस में रिजल्ट सेम मिलेगा तब हम लोग कहेंगे कि वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट जो है ए प्लस बी प्लस सी है, या इसको ए प्लस बी प्लस सी कह सकते हैं, ए में बी प्लस सी ऐड करने पे आया है। इस तरह से हम लोग देखें कि वेक्टर सम जो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है, जैसे नॉर्मल एडिशन फॉलो करता है। जैसे आपको 3 नंबर जोड़ना है तो पहले कोई भी 2 नंबर जोड़ लीजिए, 2, 5, 8 जोड़ना हो तो आप 2, 5 जोड़िए फिर 8 जोड़िए, या 2, 8 को जोड़ के फिर 5 जोड़िए, रिजल्ट सेम आएगा, 15 आएगा। वैसे ही वेक्टर सम में भी हम लोग करते हैं, 3 वेक्टर या 4 वेक्टर जोड़ना हो तो किसी 2 को पहले जोड़ लेते हैं, फिर तीसरा जोड़ते हैं, फिर चौथा जोड़ते हैं। ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप बना के हम लोग किसी भी तरह से ग्रुप में हम लोग किसी भी ऑर्डर में 2 को ले सकते हैं, तब ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि वेक्टर एडिशन के लिए कुछ स्पेशल केसेज में जो रिजल्ट होगा वो कैसे मिलता है। पहला केस हम लोग कह रहे हैं इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। दो वेक्टर पैरेलल कब कहलाते हैं, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। तो ए प्लस बी जो है दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो जाता है, सिंपली इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं। फॉर्मूले से भी अगर हम लोग देखेंगे तो जब दोनों पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0 जब लेते हैं तो cos 0 हो जाता है 1, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है रूट के अंदर, और अगर रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा ए प्लस बी। तो सीधा हम लोग को याद रखना है कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का सम जो है, जो ट्राइंगल लॉ से जो रिजल्ट आता है वो दोनों को डायरेक्ट ऐड करने के बराबर होता है। तो वहां आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग जोड़ सकते हैं। दूसरा केस हम लोग कह रहे हैं इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर वेक्टर ए और बी एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। वैसे केस में ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। यहाँ मॉडुलस साइन इसलिए लगा है क्योंकि जो डिफरेंस है वो प्लस हो या माइनस, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 180 कर रखते हैं तो ये cos 180 -1 होता है, तो यहाँ से आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है रूट के अंदर। अब यहाँ से स्क्वायर को रूट से हटाएंगे तो मॉड a माइनस बी के बराबर होगा। तो याद क्या रखना है कि दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों में से दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ले लेते हैं, जो फाइनल डायरेक्शन है वो बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगा। थर्ड केस लेते हैं इफ वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर हो, जहां पे थीटा 90 डिग्री होगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इस फॉर्मूले पे चलेंगे अगर तो थीटा की वैल्यू हम लोग 90 रखते हैं तो cos 90 0 हो जाता है, ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दो 90 डिग्री पे वेक्टर है तो उसका एंगल कैसे लेंगे, आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं कि ए और बी दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, तो जो रिजल्टेंट है उसका ये एंगल अल्फा है अगर, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई ए। बी यहाँ परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और a बेस का कर रहा है, तो यहाँ जनरली b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस थीटा जो लेते हैं। थीटा क्योंकि 90 डिग्री है, थीटा क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू 0, तो ये b बाई ए आ गया। यहाँ डायरेक्ट इस ड्राइंग से भी देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू b बाई ए के बराबर है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी आसानी से इसमें बताया जा सकता है और मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ये यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू b बाई ए डायरेक्ट कैसे हो रहा है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो
फोर्थ रिजल्ट है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे जगहों पे करते हैं, फोर्थ स्पेशल केस का, और ये कैलकुलेशन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देगा। कह रहे हैं इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जहाँ वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है मैग्नीट्यूड, ठीक है, तब दोनों का सम कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 ले लेते हैं, जहाँ थीटा दोनों के बीच का एंगल है। ये आया कैसे रिजल्ट देखना है, इसी फॉर्मूले से आया है, इसी पे हम लोग चलते हैं। ए और बी दोनों का वैल्यू अगर सेम रखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए हो गया इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ ए स्क्वायर जोड़े 2a स्क्वायर ये हो गया प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा इन दोनों की जगह पे 1, और यहाँ पे 2a कॉमन ले लिए 2a स्क्वायर, तो यहाँ कॉस थीटा बच गया। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस कॉस थीटा को हम लोग कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इसको कॉस 2a के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसको रूट के बाहर लेना है तो इसको स्क्वायर में चेंज करना है। तो अब एक ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। cos 2a का वैल्यू जो होता है वो हो जाता है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो इसके जगह अगर ये वैल्यू पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। अब यहाँ से आप ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, a स्क्वायर में है ही और cos भी स्क्वायर में है, सब रूट के बाहर आ जाएंगे। 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, इसमें से 2 बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया और cos थीटा बाई 2 भी बाहर आ गया। तो इसी को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं, पर आपको ये पूरा कैलकुलेशन बार बार नहीं करना होगा, हो सकता है आप बार बार ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला भूल जाए यहाँ चेंज करने के लिए, तो इसलिए आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। रिजल्ट कैसे याद रखना है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो रिजल्टेंट 2 इंटू दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। और इसमें जो एंगल की बात करें कि जो रिजल्टेंट हो वो एकदम एग्जैक्टली बीच से गुजरता है, इसलिए एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2 के बराबर होगा। यानी कि ए से अगर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल देखेंगे तो थीटा बाई 2 होगा। ए से वेक्टर बी का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल थीटा बाई 2 होना चाहिए। इसको आप यहां से भी प्रूव कर सकते हैं। साइन थीटा है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा है, tan अल्फा की वैल्यू, जैसे हम लोग ट्राइंगल ऑफ एडिशन में देखे हैं इस फॉर्मूले को। अब ए और बी की वैल्यू सेम रखेंगे तो ऊपर और नीचे से, ऊपर नीचे से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ऊपर साइन थीटा डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम लोग कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो cos 2a में चेंज हो जाएगा, इसको sin 2 इंटू थीटा बाई 2 लिखेंगे, ऊपर sin 2a में चेंज हो जाएगा। sin 2a का वैल्यू होता है 2 sin a इंटू कॉस है, और इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, ये sin 2 थीटा हो गया, नीचे cos sin 2a इंटू a के जगह पे थीटा बाई 2 लगती है, 2 कैंसिल होकर sin थीटा हो जाएगा, बस चेंज किए हैं ताकि ऊपर नीचे का कुछ टर्म हम लोग कैंसिल कर सकें। ये 2 sin a इंटू कॉस हो गया, और नीचे जो होता है 1 प्लस cos 2a जो होता है 2 cos स्क्वायर a के बराबर होता है, या आप इसको 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखेंगे तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा, आप ये फॉर्मूला कहाँ से आया है इसके लिए आप cos 2a का फॉर्मूला देखेंगे तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a में साइन स्क्वायर a को हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर a में बदल देंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाता है इसकी वैल्यू, और 1 कैंसिल होके ये आया है। तो ये आप चाहे तो चेक कर सकते हैं एक बार। अब ऊपर नीचे cos को कैंसिल कर देंगे, 2 को 2 से कर देंगे तो sin थीटा 2 बाई cos थीटा 2 tan थीटा बाई 2 हो गया, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू या अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा, ये प्रूव हो सकता है। तो आपको इस प्रूफ पे बार बार नहीं जाना है, याद क्या रखना है कि दो वेक्टर अगर बराबर है तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच से गुजरेगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में भी हम लोग देखे थे कि दोनों के ठीक बीच से रिजल्टेंट गुजरेगा, और मैग्नीट्यूड होगा 2a cos थीटा बाई 2। इसको आप याद रखिएगा, इसको हम लोग कई जगहों पे डिस्कस करेंगे, जहां भी दो फोर्स ऐड करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड करना हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐड करना हो, जहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बार बार करेंगे। यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये वेक्टर a है, वेक्टर b है, बीच का जो डायगोनल होता है
इस पैरेललोग्राम का, और रिजल्टेंट को बताता है। जहाँ दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है वहाँ ये एंगल भी सेम हो जाता है। टोटल एंगल थीटा है, तो एक तरफ का एंगल θ/2 होगा, दूसरी तरफ भी θ/2 होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स a एंड b। दो वेक्टर है a और b, उसके एडिशन का रिजल्टेंट बताना है। वेक्टर a और b दिखाया गया यहाँ। a का मैग्नीट्यूड 8 है, b का 6 है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री तो रिजल्टेंट सीधे क्या होगा, √a² + b², यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, ये रिजल्टेंट होगा। 8 का स्क्वायर हो जाता है 64 प्लस 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 100, √100 हो जाता है 10। तो आप रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 10 होगा। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड कह रहा है फाइंड द एडिशन ऑफ वेक्टर्स a एंड b, जहाँ पे वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो यहाँ 2 × a × cos θ/2 लिखेंगे। 2 × a मतलब दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर है, किसी एक का ले सकते हैं। तो 2 × 5 कितना हो गया, 10 × cos 120/2, cos 120/2 मतलब cos 60। तो 2 × 5 × cos 60, 2 × 5 × cos 60, cos में cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 2 × 5 × हाफ कर देंगे, तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा रिजल्ट 5। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और ठीक बीच से गुजरेगा। तो इस तरह से सवाल अलग अलग पूछे जाते हैं। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।